नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रताप नगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। विद्यार्थियों, आज हम कवि ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता को समझेंगे। कन्यादान कविता आधुनिक काल की कविता है, मुक्त छंद की कविता है। यहाँ संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली व प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश व विरोधाभास जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस कविता में कवि ऋतुराज जी की नारी जीवन के प्रति, स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज ने परंपरागत माँ से हटकर एक अलग माँ की कल्पना की है। एक अलग माँ का चित्रण करते हुए यहाँ पर अपनी बात को विस्तार दिया है। कवि ने यहाँ पर संकेत किया है कि परंपरागत माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए कहती है कि बेटा, आज तक तेरा पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना, तेरा ध्यान रखना हमारा कर्तव्य था, लेकिन अब तू पराए घर जा रही है। यदि तुझे दुख मिले तो ये तेरी किस्मत, और यदि सुख मिले तो ये तेरी किस्मत। लेकिन कवि यहाँ पर जिस माँ की कल्पना की है कवि ने, वह माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए कह रही है कि यदि सुख मिलें, अनुकूलताएं मिलें, अनुकूलतापूर्ण जीवन रहे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा किसी भी प्रकार से प्रतिकूलताएं बने जीवन में, किसी भी प्रकार से अत्याचार शोषण की स्थिति बने, किसी भी प्रकार से दहेज को लेकर तुझे प्रताड़ित किया जाए तो तू मौन होकर मत बैठी रहना, चुपचाप मत बैठी रहना, अपितु अपने प्रति हो रहे गलत का विरोध करना। अपने प्रति जो अत्याचार और शोषण हो रहा है उसे मुखर होकर, कहते हैं, उसका विरोध करना, तो तू अपने स्त्री जीवन को अच्छे से जी सकेगी, स्त्री जीवन को अच्छे से निकाल सकेगी। माँ अनुभव रखती है, समाज व ससुराल पक्ष की स्थितियों को जानती है, और माँ जिस बेटी को विदा कर रही है वह अभी बहुत भोली है, सरल है। उसे वैवाहिक जीवन के ऊपरी सुखों का एहसास तो है, लेकिन उन सुखों के पीछे जो दुखों की तस्वीर, उन सुखों के पीछे समाज में, ससुराल पक्ष में अत्याचार व शोषण की स्थिति स्त्री के प्रति जो बनती है, लड़की के प्रति जो बनती है, उस बात से वह लड़की अभी अपरिचित है, अवगत नहीं है, और माँ को लगा कि बेटी को कुछ समझाना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, जीवन में क्या क्या स्थितियाँ बन सकती हैं, इन बातों से बेटी को अवगत करा देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों, हम रचना परिचय पढ़ लेते हैं एक बार। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। एक प्रकार से ऐसा कहें कि आदर्श की परत चढ़ा करके, आदर्श का उन नीति नियमों को, घर के अनुशासन को एक आदर्श का रूप दे दिया जाता है, और उस आदर्श की आड़ में कन्या के प्रति कई प्रकार के अत्याचार होने लगते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। यहाँ पर हम देखेंगे अंतिम पंक्ति में माँ कहेगी कविता की कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।
लड़की होने का तात्पर्य कि स्त्री जन्य कोमलता, लज्जा, मान, मर्यादा, विनयशीलता, तू अपने व्यक्तित्व में इन सब गुणों को कायम रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देने का आशय कि जब तेरे प्रति किसी भी प्रकार के अत्याचार व शोषण की स्थिति बने तो उस समय तू अपने भोलेपन को त्याग देना, उस समय तू अपनी कोमलता को, अपनी विनयशीलता को कुछ समय के लिए छोड़ देना और अपने व्यक्तित्व में रानी लक्ष्मीबाई जैसा रूप लेकर के अपने प्रति हो रहे गलत का विरोध करना, तो तू स्त्री जीवन को जी सकेगी, तो तू इस कहते हैं समाज के बीच में, ससुराल पक्ष के बीच में अच्छे से रह सकेगी। देखिए, बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। अंतिम पूंजी कहने का के पीछे यही कि माँ बेटी के साथ में अपने सुख दुख को बांट लेती है। कई ऐसी बातें जो स्त्री मन पुरुष के प्रति व्यक्त नहीं कर पाता है और वो बातें एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति ही कहती है। तो माँ अपने सुख दुख को बेटी के साथ बांट लेती थी, लेकिन अब बेटी विदा होने जा रही है और माँ को लगा कि जैसे उसकी अंतिम पूंजी उससे दूर जा रही हो। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। वास्तविक माँ का जो दुख है, माँ की जो पीड़ा है, वो वास्तविकता से युक्त है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। स्त्री के प्रति, स्त्री मन के प्रति ऋतुराज जी अपनी संवेदनशीलता, अपना संवेदनशीलता का भाव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। देखिए, हम आगे चलते हैं विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, मूल कविता पर आते हैं, कविता के अर्थ को समझते हैं। देखना एक एक पंक्ति सभी। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि ऋतुराज कह रहे हैं कि जब एक माँ अपनी बेटी को विदा दे रही थी तो उस समय उस माँ का दुख, उसका दुख, उस माँ का दुख कहते हैं वास्तविकता से युक्त था। उसमें कोई दिखावा नहीं था, प्रदर्शन नहीं था। वह माँ के हृदय से उत्पन्न हुई पीड़ा थी जो उसके चेहरे पर, जो उसके मुखमंडल पर दिखाई दे रही थी। प्रामाणिक, वास्तविक, सच्चा, सही, यथार्थ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका माँ का, कि माँ जब अपनी बेटी को, लड़की को दान में देते वक्त, दान कन्यादान, अब कन्यादान की जो परंपरा है, वह कन्यादान की परंपरा कोई कन्या का दान ऐसा अर्थ नहीं करें अपन इसका। कन्यादान की परंपरा वेदों, पुराणों और उपनिषदों के काल से है विद्यार्थियों, कोई आज की नहीं है। और इस कन्यादान की परंपरा के पीछे बड़ी सात्विकता है, बड़ा पवित्र भाव है कि जहाँ एक माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, उसे योग्य बनाते हैं, दक्ष बनाते हैं, बाद में उसके योग्य वर देख करके और उसके जीवन की अनुकूलता की कामना करते हुए अपने नाते रिश्तेदारों की साक्षी पूर्वक उसे मंगल आशीर्वाद देते हुए, उसके भावी जीवन की मंगल कामना करते हुए और उसे विदा करते हैं। तो वह कन्यादान, तो कन्यादान से मतलब ऐसा मत लीजिए कि कन्या का दान, कन्या को दिया, कन्या को देते हैं, लेकिन बड़ी उस परंपरा के पीछे एक सात्विकता है, एक सद्विचार है, एक सद्भावना है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। कहते हैं जब माँ अपनी बेटी को विदा कर रही थी तो उस समय उस माँ का दुख, उस माँ की हृदयगत पीड़ा कहते हैं वास्तविकता से युक्त थी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। और माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी को कहीं अपने से अलग कर रही हो, उसकी अंतिम पूंजी कहीं दूर जा रही हो। अंतिम पूंजी के पीछे इतना ही लॉजिक समझना कि बेटी
माँ के लिए सुख दुख की साथी थी, और अब कहते हैं बेटी के चले जाने से माँ अपने सुख दुख को किसके प्रति व्यक्त करेगी, किसके प्रति कहेगी, और इसी बात को लेकर के माँ दुखी थी। देखिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं कि अब माँ को लगा कि मेरी बेटी बहुत भोली है, बहुत सरल है, तो समझाना चाहिए। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी शब्द चिल्ड्रन यहाँ पर कि दुनियादारी की समझ नहीं थी। पढ़ी लिखी थी, समझदारी आ गई थी, लेकिन दुनिया कैसी होती है, समाज कैसा होता है, उसे समाज का सुखरूप पक्ष तो स्पष्ट था। वह सुखरूप तस्वीर से तो समाज की ससुराल पक्ष की कहते हैं अवगत थी, लेकिन उसी सुखरूप तस्वीर के पीछे कभी कभी कहते हैं अत्याचार, शोषण, अनेक अनेक प्रकार की परेशानियों रूप जो धूल है, जो धूल कण हैं, उनसे वह परिचित नहीं थी। उसने तो ऊपर ऊपर की स्पष्ट रंग बिरंगी सुखरूप तस्वीर देखी थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। तो सयानी नहीं थी का अर्थ क्या लेना है विद्यार्थियों? सयानी नहीं थी का अर्थ लेना है कि वह दुनियादारी की समझ नहीं रखती थी। यह समाज कैसा हो सकता है, समाज का नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है, ससुराल पक्ष के मन में नकारात्मकता किस किस प्रकार की हो सकती है, इस बात से वह अवगत नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। इतना जो कि बहुत अधिक भोली और सरल थी, सुख का आभास, सुख को तो महसूस करती थी कि भाई विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष में नाते रिश्तेदार मिलते हैं, उपहार मिलते हैं, सुंदर सुंदर साड़ियाँ, गहने, आभूषण मिलते हैं, तो ऊपरी ऊपरी सुख से तो वह अवगत थी। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। परंतु उन सुखों के पीछे अभी अभी ऊपर संकेत किया जो दुखों की तस्वीर थी, जो अत्याचार, शोषण, अनेक अनेक प्रकार से समाज में ससुराल पक्ष में कन्या को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, अनेक अनेक प्रकार की रुपए पैसे की मांग को मनवाने के लिए जो अनेक अनेक प्रकार के संकट, उसके सामने बाधाएं, अनेक अनेक प्रकार की जो परेशानियां खड़ी की जाती हैं, उन परेशानियों से, उन संकटों से, उन बाधाओं से, उन विपत्तियों से, उन अत्याचार व शोषण की स्थितियों से वह कन्या अभी अवगत नहीं थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। और इसी बात को इन दो पंक्तियों में, यहाँ पर दो पंक्तियों में इस बंध के कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका थी प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करके, पाठिका पढ़ने वाली, धुंधला अस्पष्ट प्रकाश की, प्रकाश तो था, लेकिन वो प्रकाश का जो सुखरूप पक्ष जीवन का जो था, उस प्रकाश से तो अवगत थी, लेकिन उस सुखरूप पक्ष के पीछे, उस सुखरूप प्रकाश के पीछे कभी कभी अंधेरा भी है, कभी कभी दुख भी हैं, कभी कभी समस्याएं भी हैं, कभी कभी समाज और ससुराल पक्ष की नकारात्मकता भी है। उस नकारात्मकता से वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, ये तुक और लयबद्ध पंक्तियां कहाँ गीत को मधुर बनाती हैं विद्यार्थियों? तुक, जहाँ पर अच्छी तुक मिल जाए और लय मिल जाए, तो तुक और लय दोनों चीज़ें मिल जाएं तो गीत वह श्रोताओं के लिए एक प्रकार से अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगने लगता है। तो वह जो बालिका थी वह कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कहते हैं उसे जीवन के जो जीवन का जो पक्ष है, जीवन के दो पक्ष बताए गए हैं, एक सुखरूप पक्ष और एक दुखरूप। तो कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियां कह करके कवि यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि उसे जीवन की केवल सुखरूप तस्वीर का ज्ञान था, सुखरूप तस्वीर से वह अवगत थी, लेकिन उस तस्वीर के पीछे कभी कभी अत्याचार, शोषण, अनेक अनेक प्रकार की सामाजिक नकारात्मकता जो छुपी रहती है, उससे वह बेटी अवगत नहीं थी, उससे वह
बालिका कहते हैं परिचित नहीं थी। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और माँ को लगा कि समझाना चाहिए। क्या समझाती है माँ बेटी को? माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांकने से तात्पर्य कि दर्पण में अपनी सुंदरता देख करके कि ससुराल पक्ष के लोग तेरी तारीफ करेंगे, तेरे रूप सौंदर्य की बढ़ाई करेंगे, तेरे रूप सौंदर्य की तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे चार लोगों के सामने, और तू अपने मुखमंडल को दर्पण में निहार करके अपने पर फूली नहीं समाएगी, अपने आप में फूली नहीं समाएगी, बहुत आनंदित हो जाएगी। लेकिन माँ सजग कर रही है कि माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि बेटा तू ससुराल पक्ष के लोगों के मुख से अपने रूप सौंदर्य की तारीफ सुनकर या दर्पण में अपने रूप सौंदर्य को देखकर अपने मुखमंडल की सुंदरता पर, अपने रूप सौंदर्य पर प्रसन्न मत होना, रीझना मत, उस पर अपने रूप सौंदर्य पर गुमान मत करने लगना, अहंकार मत करने लगना, उसमें फूल करके तो फूली ना समाए और फिर तुझे ऐसा लगे कि नहीं नहीं, यहाँ पर मेरा बुरा चाहने वाला कौन हो सकता है, सब मेरी तारीफ करते हैं, सब मेरी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, इससे विपरीत स्थिति हो सकती है कि जो तेरे रूप सौंदर्य की तारीफ कर रहे हैं, तुझे चार लोगों के सामने बहुत अच्छा बता रहे हैं, वे ही लोग पीठ पीछे तेरे ऊपर अनेक अनेक प्रकार की विपरीत स्थितियाँ, अनेक अनेक प्रकार की बाधाओं की स्थितियाँ तेरे सामने उत्पन्न कर रहे हों। आगे, आग रोटियाँ सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियाँ सेंकने से तात्पर्य केवल रसोई घर के कार्यों की ओर संकेत नहीं है, केवल रोटियां बनाने का संकेत नहीं है। यहाँ पर माँ ने सब कुछ संकेत कर दिए इस कथन में कि बेटा तुझे घर गृहस्थी के जितने भी काम संभलवाए जाएं उन्हें सावधानी से करना, मन से करना, अच्छे से करना, सबकी आज्ञा का पालन करना, छोटों के प्रति स्नेह प्यार रखना, बड़ों के प्रति विनयशीलता का भाव रखना, आज्ञा पालन करना उनकी। आग रोटियां सेंकने के लिए हैं, कहते हैं, और तू जिस आग पर कहते हैं गर्म गर्म भोजन तैयार करके ससुराल पक्ष के लोगों को दे रही है, कहीं वही आग तेरे प्रति अत्याचार और शोषण का कारण न बनने लगे। यहाँ पर आग रोटियां सेंकने से तात्पर्य केवल आग पर रोटियां सेंकना या भोजन बनाना इतना आशय नहीं। यहाँ पर पहले ही संकेत कर दिया है कि जितने भी घर गृहस्थी के तुझे काम दिए जाएं उन कामों को अच्छे से देखना, मन से करना, दिल से करना, समर्पित होकर करना, छोटों के प्रति स्नेह, बड़ों की आज्ञा, उनकी बात मानना, उनका कहना मानना। लेकिन कहते हैं जिस आग पर तू रोटियां सेंक रही है वह आग कहीं तेरे प्रति अत्याचार का कारण ना बने, तेरे शोषण का कारण ना बने, तेरी जीवन लीला समाप्ति का कारण ना बने, इस बात का ध्यान रखना। कहीं ऐसा हो तो ऐसा होने से पहले ही सजग हो जाना, संभल जाना और अपने प्रति हो रहे गलत का विरोध करना। और भी आगे माँ सजग करती है क्या कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र से तात्पर्य यहाँ पर सुंदर सुंदर साड़ियाँ, आभूषण मतलब गहने, सोने चांदी के गहने। माँ सजग कर रही है कि बेटा सुंदर सुंदर साड़ियाँ और सोने चांदी के गहने ये स्त्री जीवन के लिए बंधन के समान है। ये स्त्री मन को जल्दी आकृष्ट कर लेते हैं, लुभा लेते हैं, स्त्री मन को बांध लेते हैं और फिर कोई कुछ भी कहते हैं गलत करे, बुरा कहे तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये हमारा बुरा नहीं कर सकते, ये हमारा अहित नहीं कर सकते, ये हमारे प्रति गलत कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं शाब्दिक भ्रम, जैसे व्यक्ति शब्द जाल में फंस जाता है और उस शब्द जाल से निकलना व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है, इसी तरह से कहते हैं सुंदर सुंदर साड़ियाँ और गहने स्त्री मन को बांध लेते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं
और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तू इन सुंदर सुंदर साड़ियों, सोने चांदी के आभूषण गहनों के लोभ में, लालच में, इनके आकर्षण में मत आने देना अपने मन को। इनसे दूर रहना, तो तू अपने स्त्री जीवन को अच्छे से जी सकेगी। और अंतिम 2 पंक्तियाँ पूरी कविता का चरम उत्कर्ष हैं। मानो कवि ऋतुराज ने इन 2 पंक्तियों को कहने के लिए ही पूरी कविता का ताना बाना तैयार किया है। देखिए 2 पंक्तियाँ क्या हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, अलग अलग भी दोनों पंक्तियों से और समग्र दोनों पंक्तियों के आधार से एक क्वेश्चन। माँ ने कहा लड़की होना, लड़की होने का आशय है कि बेटा तुम, लड़की होने का आशय क्या है बेटा, तुम स्त्री जन्य गुणों अर्थात लज्जा, मान मर्यादा, विनयशीलता, बड़ों की आज्ञा पालन, इन सब गुणों को अपने व्यक्तित्व में कायम रखना। लेकिन कहीं तुम्हारे प्रति अत्याचार हो, शोषण हो, तुम्हारे प्रति गलत हो, तो अपने भोलेपन को, अपनी कोमलता को, अपनी विनयशीलता को कुछ समय के लिए छोड़ देना और अपने प्रति हो रहे गलत का विरोध करना। पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्या आशय है विद्यार्थियों इसका? यही आशय है कि जब तुम्हारे प्रति अत्याचार व शोषण की स्थिति बने, समाज में ससुराल पक्ष में कुछ गलत हो, तो उस समय मौन मत रहना, चुपचाप मत रहना, अपने प्रति हो रहे गलत का विरोध करना, तो तुम स्त्री जीवन को जी सकोगी, तो इस समाज में अपने आप को कहते हैं रख सकोगी। नहीं तो ये समाज, ये ससुराल पक्ष बहुत चालाक है, अपनी बात को मनवाने के लिए न जाने क्या क्या करेगा, सो तुम्हें संभल करके रहना होगा। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। विद्यार्थियों, आप सभी को ये अंतिम 2 पंक्तियाँ, लड़की होने का आशय क्या है कि स्त्री जन्य कोमलता, मान मर्यादा, लज्जा, विनयशीलता, इन सब गुणों को अपने व्यक्तित्व में कायम रखना, ये एक स्त्री की पहचान है, एक नारी की पहचान है। ये सब गुण उसका गहना है, उसका कहते हैं एक प्रकार से आंतरिक आभूषण है। सो इनको अपने व्यक्तित्व से अलग मत होने देना, परंतु इतनी भी कोमल और सरल मत बन जाना कि समाज और ससुराल पक्ष के लोग तुम्हें परेशान करते रहें, तुम्हें सताते रहें और तुम चुपचाप उन सब बातों को सहन करती रहो। तो उस समय के लिए अपनी कोमलता को छोड़ देना और अपने प्रति हो रहे गलत का विरोध करना, तो तुम स्त्री जीवन को जी सकोगी। इस प्रकार से कवि ऋतुराज ने नारी जीवन के प्रति अपने मन की गहरी संवेदनशीलता प्रकट की है। विद्यार्थियों, यह कविता आप सभी को समझ में आ गई होगी। बार बार इस वीडियो को सुनें। आधुनिक काल की कविता है, मुक्त छंद की कविता है, इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने इस कविता पर समग्र चर्चा की। आप इसे सुनें, समझें, जानें, पढ़ें और कोई प्रश्न आपके मन में हो तो मुझे 9887261591 पर कॉल करके संकेत कर देवें। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार।